Welcome to you all. The next chapter, Government Budget. In this module, we will cover what is the government budget, what are the objectives of the government budget, and different components of government budget. In day-to-day life, the activity of the government is increasing. It is increasing through the infrastructural development, economic development एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो अभी गवर्नमेंट का जो रोल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक है, वेलफेयर है, जिसके कारण गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट की बजट की प्लानिंग कंपलसरी है। मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows the estimated government receipt and government estimated expenditure during a financial year। तो गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में कितना पैसा किन किन सोर्सेज से ऑब्टेन करेगी और किन किन सोर्सेज पे वो एक्सपेंड करेगी, इसका एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। इसको गवर्नमेंट का बजट कहा जाता है। सो वी कैन से इट इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड फ्रॉम 31 मार्च टू 1 अप्रैल। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर या अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल तक काउंट किया जाता है। इस पीरियड के लिए जितने का प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड इनकम है उसी का रिकॉर्ड ही क्या है, गवर्नमेंट बजट है। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो गवर्नमेंट का बजट स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, तीनों लेवल पे तैयार किया जाता है। और सेंट्रल लेवल के जो बजट है उसको यूनियन बजट कहा जाता है, स्टेट बजट और लोकल बजट कहा जाता है। आर कोर्स इज़ लिमिटेड टू द यूनियन बजट और हम लोगों का जो कोर्स है वो यूनियन बजट तक ही लिमिटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट की प्लानिंग कैसे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, हम लोग क्लास 12 CBSE के सिलेबस में केवल उन्हीं के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बजट 1 फरवरी को ही रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने। अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट आउट ऑफ स्टेशन है या किसी कारण से प्रेजेंट नहीं है तो नेक्स्ट वर्किंग डे जिस डेट पे वो प्रेजेंट होते हैं उस डेट में गवर्नमेंट बजट को पेश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों गवर्नमेंट बजट प्लान करती है। तो पहला होता है गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बजट की पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अलोकेट करती है कि किन रिसोर्सेज से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, किन रिसोर्सेज से सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा। तो सोशल वेलफेयर के रिसोर्सेज को प्रमोट कर सकती है और हार्मफुल कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर सकती है, उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी। तो गवर्नमेंट को जो लगता है कि जो सोशल वेलफेयर की कमोडिटीज़ हैं उन कमोडिटीज़ पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है और उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। तो इस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करने से सामान सस्ता और इसके कारण प्रोड्यूसर उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है और बायर्स उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके अगेंस्ट अगर कोई गुड्स हार्मफुल है तो हार्मफुल गुड्स के कंजम्पशन को अगर रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट उस पर हैवी टैक्स इम्पोज्ड कर देती है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज उसका प्रोडक्शन कम करती हैं। साथ ही साथ टैक्स इम्पोज करने के कारण कंज्यूमर उसका कंजम्पशन भी कम करते हैं।
जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि सब्सिडी के कंजम्पशन को प्रमोट करना है, क्यों, और ये सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं। जबकि अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, सिगरेट है, टोबैको है, इन सब कमोडिटी का कंजम्पशन जो है हार्मफुल है, पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट है। इस वजह से गवर्नमेंट इस पे हाई टैक्स इम्पोज करती है। सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग इनकम एंड इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इकोनॉमी में जो मनी सेंट्रलाइज्ड है, कुछ पैसा जो रिचर सेक्शन के पास सेंट्रलाइज्ड हो गया है और वो पुअरर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, तो इकोनॉमी का एक सेक्शन बहुत रिचर और दूसरा सेक्शन बहुत पुअर है। ऐसे केस में गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इस इनइक्वलिटीज़ इनकम और वेल्थ की जो है उनको रिड्यूस कर लेती है। गवर्नमेंट रीचर सेक्शन पे हायर रेट से टैक्स इम्पोज करती है, जिसके कारण उनकी इनकम कम हो जाती है, कंज्यूमेबल इनकम। दूसरी तरफ उन्हीं अर्नड मनी के थ्रू पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को वेलफेयर सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से और सब्सिडाइज्ड रेट पे गुड्स प्रोवाइड करती है। इस तरीके से पुअरर सेक्शन की इनकम और उनका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो रिचर सेक्शन पे टैक्स लगाया जाता है और उससे अर्नड इनकम के थ्रू पुअरर सेक्शन को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इकोनॉमी में इनइक्वलिटीज जो इनकम और वेल्थ की है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बजट यानी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब व्हेन एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, नाइदर देयर शुड बी इन्फ्लेशन नॉर डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल रखना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आता है या इन्फ्लेशन आने लगता है, प्राइसेस कमोडिटी के बढ़ने लगते हैं, तब गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज़ कर देती है और साथ ही साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस और पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देती है। जब डिफ्लेशन आता है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट टैक्स रेट को रिड्यूस कर देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देती है और साथ ही साथ जो डेट है, पब्लिक डेट, उसको रिटर्न करने लगती है। इसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहा गया है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको इस्टेब्लिश मैनेज किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए। तो बजट में से कुछ पैसे के थ्रू ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलआईसी और इन सारे इंटरप्राइजेस को रन करने की कोशिश करती है। इंडियन रेलवे है। फोर्थ वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड टू द इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ करना ही इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू उन इंडस्ट्रीज़ को टैक्स रिबेट करती है जो इनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, जिसके कारण वो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, एक्सपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, ताकि प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इकोनॉमी में जीडीपी का ग्रोथ रेट फास्ट हो जाता है। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स पे
वर्क करती है गवर्नमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट बजट तैयार किया जाता है। अब गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट के बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तरफ रिसीट और दूसरी तरफ पेमेंट होता है। रिसीट में रेवेन्यू रिसीट आती है और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टैक्स रिसीट और दूसरा नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट के पार्ट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, और नॉन टैक्स रिसीट में फीस, फाइन, स्टीट, स्पेशल असेसमेंट और गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन से आने वाली इनकम, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स आते हैं जिनको कंज्यूमर पे उन्हीं पर्सन पे लगाया जाता है जो उसको पे करते हैं। अभी इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके अब सिंगल टैक्स सिस्टम, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। नॉन टैक्स रिसीट में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड है, फीस, फाइन, लाइसेंस, पेनल्टी, स्टीट, गिफ्ट, ग्रांट, तो ये सारे बहुत सारे हेड्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2-3 हेड्स को ही दिखाया है, क्योंकि आपका बजट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो कुछ कुछ टॉपिक्स को जो कंपलसरी हैं उनको दिखा दिया गया है। तो इस तरीके से टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट को ऐड करके टोटल टैक्स रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट निकाली जाती है। उसी तरीके से फिर कैपिटल रिसीट को देखा जाता है। कैपिटल रिसीट में जो हेड हैं वो हैं बोरोइंग है, रिकवरी ऑफ लोन है, डिसइन्वेस्टमेंट है, स्मॉल सेविंग्स हैं। तो कैपिटल रिसीट से मिले हुए पैसे को टोटल किया जाता है, तो टोटल आपका कैपिटल रिसीट आता है। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो न तो गवर्नमेंट की के लिए कोई एसेट, गवर्नमेंट के लिए न तो कोई एसेट क्रिएट करते हैं, न ही उनकी कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ब्रीफली हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड्स में सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया ग्रांट है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो एक्सपेंडिचर है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पेमेंट होती है, सब्सिडी दिया जाता है, इन सब को स्कॉलरशिप दिया जाता है, इन सब हेड्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया जाता है कि क्या रेवेन्यू सरप्लस में है रेवेन्यू अकाउंट, या रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट में है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इनकम कम आती है या रिसीट कम है तो हम डेफिसिट में होते हैं, जबकि रिसीट ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो तो हम सरप्लस में होते हैं। इसको बैलेंसिंग किया जाता है कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो हेड्स हैं उसमें लेंडिंग है, पेमेंट ऑफ लोन है और इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के सारे हेड्स का टोटल करने पे जो आता है वो टोटल कैपिटल रिसीट होता है। टोटल कैपिटल रिसीट और टोटल रेवेन्यू रिसीट, यहाँ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो 9000 दिया गया है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का सम अप टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सम अप टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके कैपिटल अकाउंट के लॉस या डेफिसिट या सरप्लस को कंपेयर किया जाता है। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट और टोटल कैपिटल रिसीट का सम अप टोटल रिसीट होती है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर की, और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का सम अप जो होता है टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट टैक्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और
नॉन टैक्स रिसीट के डिफरेंट टाइप्स, कैपिटल रिसीट क्या होती है, इसको रेवेन्यू रिसीट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैसे डिफरेंशिएट या कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे।